हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आइए डाइंग टू बी मी का पार्ट 2 देखते हैं, जिसका शीर्षक है मृत्यु की ओर मेरी यात्रा और वापसी। अनीता जी कहती हैं, जब मुझे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो मेरे आसपास की दुनिया हकीकत से कोसों दूर किसी सपने जैसी दिखने लगी। उस समय मैं खुद को लगातार अपनी चेतना से दूर, बहुत दूर जाते हुए महसूस कर रही थी। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैं कोमा में थी और वहाँ पता चला कि मेरे बचने की आस लगभग ना के बराबर थी। वो कहती हैं कि इस बार उन्हें एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। इससे पहले वो छोटे अस्पतालों में अपना इलाज कराती थी, क्योंकि उन्हें बड़े अस्पतालों से डर लगता था। लेकिन उस दिन जब वो कोमा में चली गई तो डैनी ने जब डॉक्टर से बात की तो उन्हें डॉक्टर ने एक बड़े अस्पताल जहाँ पे उन्नत चिकित्सा उपकरण हों वहाँ ले जाने की सलाह दी। जब उन्हें वहाँ ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उनके पति डैनी से कहा कि आपकी पत्नी का दिल भले ही धड़क रहा है, पर वे अब यहाँ नहीं हैं। उन्हें बचाने के लिए बहुत देर हो गई। लेकिन वो कहती हैं कि मैं उस समय बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर किसकी बात कर रहे हैं। मैं तो बस मम्मी और डैनी को सांत्वना देना चाहती थी, उन्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रही थी। मेरा शरीर मेरे साथ नहीं था। हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने झट से मदद के लिए दूसरे कैंसर विशेषज्ञों को बुलाया। मृत्यु के निकट पहुंचने की इस अवस्था में मैं अपने आसपास के माहौल के प्रति पूरी तरह सजग थी। इतनी सजगता तो कभी सामान्य अवस्था में भी नहीं थी। मैं अपनी 5 भौतिक इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं सब देख रही थी, सब सुन रही थी, सब समझ रही थी। मानो वे इंद्रियां मेरे साथ ही नहीं थी। यह सब केवल एक एहसास से कहीं ज़्यादा था। ऐसा लगा जैसे मैं आसपास घट रही घटनाओं से भी परे जा रही हूँ और मानो मैं धीरे धीरे इन सब के बीच ही कहीं विलीन हो रही हूँ, एकाकार हो रही हूँ। कैंसर विशेषज्ञ ने तत्काल अपने डॉक्टरों के दल को आदेश दिया कि मुझे रेडियोलॉजी लैब में ले जाया जाए ताकि मेरे पूरे शरीर का स्कैन हो सके। मुझे सीधा लिटाया जाता तो मैं अपने ही शरीर से भरे द्रव्यों के कारण दम घुटने से मर जाती। मैं अब भी ऑक्सीजन टैंक से जुड़ी थी। अब जब मैं रेडियोलॉजी लैब पहुंची तो उन्होंने मेरे चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, मुझे उठाया और एमआरआई मशीन में डाल दिया। कुछ ही पलों में मैं जोर जोर से हाँफते हुए खांसने लगी। मेरा दम घुट रहा था। मेहरबानी करके उसे ऑक्सीजन टैंक से अलग ना करें, और वे सीधे लेट नहीं सकती। गौर करें, वो सांस नहीं ले पा रही है, उसका दम घुट रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो वह नहीं बचेगी। मैंने डैनी को डॉक्टरों के दल से चिल्लाकर बात करते हुए सुना। पर हमें तो ऐसा करना ही होगा, जांच का कोई उपाय नहीं है। एक रेडियोलॉजिस्ट ने कहा, प्लीज़ आप चिंता न करें, हम अपनी ओर से पूरा ख्याल रखेंगे। ये एक बार में 3 सेकंड तक ऑक्सीजन के बिना काम चला सकती हैं। इस तरह रेडियोलॉजिस्ट हर 30 या 40 सेकंड के बाद मुझे एमआरआई कैप्सूल्स के बाहर निकालते, ऑक्सीजन मास्क लगाते और 1 या 2 मिनट बाद फिर से एमआरआई कैप्सूल में डाल देते। नतीजतन इस स्कैन को पूरा होने में बहुत समय लगा। उनका काम खत्म होने के बाद मुझे आईसीयू में भेज दिया गया। डॉक्टरों के दल ने मेरे पति के आग्रह पर थोड़ी जल्दी दिखाई और आश्वासन दिया कि अपनी ओर से वे मेरे बचाव का हर संभव प्रयास करेंगे। समय बीत रहा था। मैं आईसीयू में पड़ी हुई थी। स्टाफ सुइयां और नलियों के बीच मुझे घेरा था। मायूसी में डूबा मेरा परिवार मुझे कांच की दीवार के बाहर से ताक रहा था। इसके बाद मेरे बिस्तर के आसपास एक मोटा पर्दा टांग दिया गया ताकि मुझे दोनों ओर के रोगियों से परे किया जा सके। अब डैनी और मम्मी पर्दे से बने उस घेरे के बाहर थे। मैंने देखा कि नर्सेज अब भी मेरे आसपास मंडराते हुए मुझे जीवन रक्षक उपकरणों से जोड़ने की कवायद में जुटी थी। वे जल्द से जल्द अपनी मशीनरी और अस्पताल के ऑक्सीकरण को मेरी लगभग निष्प्राण हो चुकी देह से जोड़ना चाहते थे ताकि तरल दवाओं और ग्लूकोज का प्रवाह मेरी नसों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि मेरे शरीर में पोषण की गहरी कमी थी। मेरे सिर पर एक मॉनिटर था और उन्होंने मुझे उससे जोड़ना शुरू कर दिया ताकि वे मेरा रक्तचाप और हृदय गति माप सकें। जब कुछ लोग मुझे देखने आए तो मैं जानती थी कि वे लोग कौन थे और क्या कर रहे थे। हालांकि मेरी आंखें बंद थीं, पर मैं अपने आसपास और उससे परे की एक मिनट की गतिविधि का जायजा ले सकती थी। वो कहती हैं कि मैं जागृत अवस्था में अपनी इंद्रियों का जितना प्रयोग करती थी उसके मुकाबले एहसास और भी तीव्र था। ऐसा लगता था कि सब कुछ जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ। केवल वही नहीं जो मेरे आसपास घट रहा है, बल्कि वह भी जो
सभी महसूस कर रहे हैं, मानो मैं हर इंसान के मन को पढ़ते हुए उससे परे भी सब जान रही हूँ। मैं उनकी मायूसी, उनके डर और मेरे हालातों में उनकी हार को बहुत अच्छी तरह भांप सकती थी। डैनी और मम्मी बहुत उदास थे और डरे दिख रहे थे। काश वे जान पाते कि अब किसी भी तरह की तकलीफ़ में मैं नहीं हूँ। काश मैं उन्हें बता पाती, मम्मी प्लीज़ आप रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल आराम से हूँ, आप सब के साथ हूँ। मैं अपने आसपास चल रही हर हलचल को देख और समझ सकती थी। हालांकि सब कुछ एक ही समय में एक साथ घट रहा था, लेकिन मैं जिस भी चीज़ पर केंद्रित होती वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ जाती। मुझे इनकी नस नहीं मिल रही, मैंने एक नर्स को ड्यूटी पर खड़े हुए डॉक्टर से कहते सुना। उसकी आवाज़ में डर था। इनकी नसें पूरी तरह खींच गई हैं, ज़रा इनके अंगों को तो देखो, इस पर मांस का कतरा तक नहीं है, मानो इनका शरीर पोषक द्रव्यों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये एक पुरुष नर्स की आवाज़ थी। इसकी आवाज़ में कितनी मायूसी है। मैंने सोचा, यह मेरा इलाज करने के बावजूद सारी उम्मीदें छोड़ने को तैयार बैठा है, पर इस बात के लिए इसे भी तो दोष नहीं दिया जा सकता। इनके फेफड़ों में पानी भरा है, ये अपने ही शरीर से भरे पानी में डूब रही हैं। मुझे इनके फेफड़ों से थोड़ा पानी बाहर निकालना होगा ताकि कम से कम इन्हें सांस लेने में तकलीफ ना हो, कैंसर विशेषज्ञ ने कहा। जब वे मेरे बेजान पड़े शरीर पर काम कर रहे थे तो मैं उन्हें देख रही थी। उस क्षण खुद को जितना महसूस कर पा रही थी, उसके अनुपात में यह काया बड़ी ही सीमित और नाम मात्र की रह गई थी। हालांकि चिकित्सा दल बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और उनके हर काम में आपातकाल की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन भौतिक रूप से कुछ भी महसूस मैं नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं। बस एक मुक्ति और स्वतंत्रता का ऐसा भाव, ऐसा सुकून था जिसे मैंने उस दिन से पहले कभी जाना ही नहीं था। ये कितना अद्भुत और अविश्वसनीय है। मैं खुद को कितना हल्का और मुक्त महसूस कर रही हूँ। यह सब हो क्या रहा है? मैंने तो कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। न तो अब मेरे शरीर पर कोई नलियाँ हैं और ना ही किसी पहिया कुर्सी की जकड़न। मैं अब किसी की मदद के बिना आसानी से चल फिर सकती हूँ और अब मुझे सांस लेने में भी कठिनाई नहीं हो रही। यह सब कितना विलक्षण, कितना शानदार है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस बेजान दिखती देह के प्रति अब मेरा कोई भावात्मक लगाव नहीं रह गया। इसे देखकर लगता ही नहीं कि यह मेरा शरीर रहा होगा। मैं स्वयं को जिस घर में पा रही हूँ उसके सामने तो ये कितना तुच्छ, कितना बौना और मामूली दिख रहा है। अब तो मैं मुक्त, स्वतंत्र और भव्यता के बीच थी। सारे कष्ट, दुख, पीड़ाएं जैसे कहीं ओझल हो गए थे। मैंने स्वयं को पूरी तरह से भार मुक्त अनुभव किया। मुझे याद नहीं था कि उस दिन से पहले मैंने ऐसा कभी महसूस किया हो। ऐसा लग रहा था मानो मैं पिछले 4 सालों से अपनी देह की बंदी बनकर रह गई थी। जब से कैंसर ने मेरी देह को गलाना शुरू किया, तब से मैं उसकी बंदी बनती चली गई और आखिरकार तब मैंने मुक्ति पा ली। मैं पहली बार इस आज़ादी का अनुभव चख रही थी। मैंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया और यह सजगता भी जागी कि मैं किसी भी समय कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती हूँ। और यह सब कुछ मुझे अटपटा नहीं लग रहा था, सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, मानो दुनिया को, चीज़ों को देखने का यही सबसे सही तरीका है। मुझे यह भी अजीब नहीं लगा कि मैं आईसीयू के बाहर बातचीत करते अपने पति और डॉक्टरों को भी सुन सकती थी, देख सकती थी, जबकि वे मुझसे करीब 40 फीट दूर नीचे एक गलियारे में खड़े बातें कर रहे थे। वे कहती हैं कि डॉक्टर्स डैनी से कह रहे थे, मिस्टर मूरजानी, हम आपकी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनके अंगों ने पहले ही काम करना बंद कर दिया है। उनके पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में नींबू जितने बड़े आकार के ट्यूमर दिख रहे हैं और उनकी खोपड़ी के आधार से लेकर पेट के निचले हिस्से तक फैले हुए हैं। फेफड़ों की तरह ही उनके दिमाग में भी पानी भरा है और उनके शरीर पर बड़े बड़े फफोले उभर आए हैं जिनसे जहरीला मवाद बाहर आ रहा है। वे तो शायद आज रात तक भी अपनी सांसों की डोर नहीं थाम सकेंगी। उस डॉक्टर ने जब डैनी से ऐसा कहा, मैंने इस डॉक्टर को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि डैनी के चेहरे पर एक गहरी निराशा उभर आई। मैं उन्हें चिल्लाकर कहना चाहती थी, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ तुम चिंता मत करो, डॉक्टर की बात पर ध्यान मत दो, उन्होंने जो भी कहा वो सच नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और वे मुझे सुन भी नहीं पा रहे थे। मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे खोने के लिए तैयार नहीं हूँ, डैनी ने कहा।
हालांकि अब मैं अपनी देह के लिए कोई लगाव महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे आसपास ये जो भावनात्मक खेल चल रहा था वह मुझे अपनी ओर तेजी से खींच रहा था। मैं उस समय केवल डैनी को उस भावना से मुक्त करना चाहती थी जो मुझे खोने के भय के कारण उसके मन में पनप रही थी। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मैंने अपने आसपास हो रहे इस खेल के प्रति भावनात्मक लगाव महसूस किया, मुझे यह भी लगने लगा कि जैसे साथ ही साथ मुझे कोई दूसरी ओर खींच रहा हो, मानो कोई दिव्य योजना मेरे सामने प्रकट होती जा रही हो। जब मुझे महसूस होने लगा कि सब ठीक है और यह तयशुदा योजना के अनुसार ही घट रहा है, तो मेरी मानसिक व्याकुलता शांत होने लगी। जैसे ही मेरे भाव आसपास के परिवेश से परे हटने लगे, मैंने पाया कि मैं किस तरह अपने चारों ओर मौजूद स्थान में अंतरिक्ष में विस्तार पा रही हूँ। और यह विस्तार तब तक जारी रहा जब तक मैं उस परिवेश और वहाँ की हर चीज़ से एकाकार नहीं हो गई। मैं हर चीज़ से, हर व्यक्ति से ओतप्रोत हो गई थी। दरअसल मैं उन्हें स्वयं उनका ही रूप बन गई थी। मैं अपने परिवार और डॉक्टरों के बीच चल रही बातचीत के हर अंश के प्रति पूरी तरह सजग थी, जबकि वे लोग भौतिक रूप से मेरे कमरे से बाहर कुछ दूरी पर थे। मैं अपने पति के चेहरे पर छाए भय को पहचान सकती थी, मानो उस एक पल में मैंने उसका ही रूप ले लिया हो। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चल रहा था कि मुझसे हजारों मील की दूरी पर बैठा मेरा भाई अनूप बहुत बेचैनी के साथ मुझसे मिलने आ रहा था। हालांकि इसके बारे में मुझे पहले से कुछ पता भी नहीं था। जब मैंने उसे और उसके चेहरे पर छाया भय देखा तो एक बार फिर भी ऐसा लगा मानो भावनाओं का ये खेल मुझे अपनी ओर खींच रहा है और मुझे फिर से इस भौतिक संसार का हिस्सा बनना चाहता हो। अरे वाह, वो तो अनूप है और वो भी एक विमान में सवार है, लेकिन वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है? लगता तो यही है कि शायद वह मुझे देखने के लिए हांगकांग आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है वह किस तरह से जल्द मेरे पास पहुंचने के लिए बेताब था। मैंने पाया कि उसके लिए मेरी भावनाओं का आकर्षण उमड़ रहा है। ओह बेचारा अनूप, वह मेरे लिए चिंतित है और चाहता है कि मेरी आखिरी सांसें गिनने से पहले कम से कम मुझे एक बार देख ले। अनूप मेरे प्यारे भैया, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। तुम्हें हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं। अब मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं चाहती थी कि उसके पास जाकर उसे गले लगाकर तसल्ली दूं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही थी। मैं उस तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ? भाई मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। मुझे याद है मैं नहीं चाहती थी कि उसके आने से पहले मेरा भौतिक शरीर दम तोड़े। मैं जानती थी कि ऐसा हुआ तो उसे कैसा लगेगा और मैं नहीं चाहती थी कि वह उस मानसिक पीड़ा से गुजरे। पर एक बार फिर जो ही भाई के लिए मेरे मोह का आकर्षण उमड़ने लगा और मैं स्नेहवश यह चाहने लगी कि वह अपनी प्यारी छोटी बहन के जाने के गम में दुखी न हो, तभी मैंने ठीक उसी समय खुद को इन हालातों से दूर जाते पाया। जब भी मेरे भाव हालात पर हावी होते, मैं स्वयं को उस विस्तार के बीच पाती। ऐसा लगता मानो मुझे हर तरह के मोह से मुक्ति मिल गई हो। एक बार फिर से मैं महान आश्वासन से भरी उस भावना के बीच थी जिसमें हर चीज़ ठीक उसी तरह से घट रही थी जैसे कोई दिव्य योजना के अधीन घटना चाहिए। मैं जैसे जैसे बाहरी विस्तार पाती, मेरे लिए इस चमत्कारी अवस्था में प्रवेश करना सहज होने लगा। दरअसल उस समय तक लगने लगा था कि यह सब जो घट रहा है उसमें कुछ भी असामान्य नहीं। यह तो जैसे मेरे लिए उस समय की सबसे कुदरती घटना हो, मानो कुछ भी नया या अनूठा नहीं, बल्कि सब स्वाभाविक था। भले ही बाहरी दुनिया के लिए मैं कोमा में थी, पर अपनी बेहोशी के बावजूद मैं उनके आसपास घट रही हर गतिविधि और अपने शरीर पर की जा रही हर प्रक्रिया को देख रही थी। मैंने पाया कि मैं लगातार अपने भौतिक प्रवेश से परे विस्तार में खींचती चली जा रही थी, मानो अब समय व स्थान की कोई सीमा नहीं रह गई। चेतना के उस अनंत विस्तार में मेरा प्रसार जारी रहा। मुझे एक ऐसी आज़ादी और मुक्ति का एहसास हुआ जिसे मैंने अपने भौतिक जीवन में पहले कभी नहीं पाया। मैं इस भाव को केवल भरपूर आनंद और ज़बरदस्त खुशी के मेल के रूप में ही प्रकट कर सकती हूँ। यह मेरी रोगी और उस मृत प्राय देह से मुक्ति पाने जैसा था। यह आनंद, यह मुक्ति का भाव था जिसे मुझे रोग से मिली पीड़ा से आज़ाद कर दिया गया। जब मैं निरंतर दूसरे लोक की ओर बढ़ रही थी, बाहर की ओर विस्तार पाते हुए हर वस्तु और व्यक्ति के साथ एकाकार होती जा रही थी, मुझे लगा मानो मेरे प्रियजनों के प्रति मेरा स्नेही भाव और अपने आसपास की दुनिया के लिए मेरा लगाव छूट रहा था। मैं अपने
चारों ओर महसूस किए जा सकने वाले विलक्षण और अद्भुत निस्वार्थ प्रेम का वर्णन कर सकती हूँ, जिसने मेरे इस त्याग के साथ साथ मुझे अपने साथ बांध दिया था। दरअसल उस भावना को निस्वार्थ प्रेम जैसे शब्दों से भी प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस शब्द का इतना अधिक प्रयोग किया जाता है कि इसके लिए अपने मायने ही खो दिए हैं। मैं एक लंबे अरसे से जो लड़ाई लड़ती आ रही थी, उसने मुझे अपनी मजबूत पकड़ से आज़ाद कर दिया, और आज़ादी का यह एहसास बहुत प्यारा था। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं भौतिक रूप से कहीं जा रही हूँ। मुझे तो दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे मेरी चेतना जाग उठी हो। शायद मैं एक बुरे सपने से जाग गई थी। मेरी आत्मा को सही मायनों में अपनी सच्ची भव्यता का एहसास हो रहा था, और इस तरह मैं अपने शरीर और इस भौतिक संसार से परे जा रही थी। यह विस्तार इतना अधिक था जो न केवल इस अस्तित्व बल्कि इस दूसरे लोक में भी शामिल हो गया हो, जो इस समय उस स्थान से एकदम अलग हो। मेरे रोम रोम से, मेरी अंतरात्मा से प्रेम, स्नेह, आनंद और विस्मय की धारा प्रभावित हो रही थी। ये भावुक संवेदनाएं मानो दूसरे लोक की थी, जिन्हें शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।